बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौजू में हम बात करेंगे जो हिंदुत्व का नारा है कि हम मकबूजा कश्मीर को बदल रहे हैं, जिसे बदलता वो कहते हैं कि बदलता जम्मू जम्मू कश्मीर। और ज़रा आज हम आपको बताएंगे कि इनके बदलते हुए जम्मू कश्मीर के असल में मानी क्या हैं, किस तरह से ये कंसंट्रेशन कैंप्स कायम कर रहे हैं ऐसे इलाकों में जहां मुसलमानों की आबादी 95% या उससे ज़ायद है। आज स्पेसिफिक स्टोरी हम आपको बताएंगे और उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर इसी से जो रिलेटेड जो बाकी वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें जो मुदर्रिस हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, उनके ऊपर PSA लगा के उन्हें पाबंद सरासिल किया जा रहा है विदाउट एनी रीज़न। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो इमलाक हैं उन्हें अमरनाथ श्राइन के बोर्ड के अंडर करने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर इस सारे कज़िए से हम आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हिंदुत्व जिसकी जो शक्ल है हमें मकबूजा कश्मीर के अंदर नज़र आ रही है, इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर नज़र आ रही है, वो इस वक्त जो है वो UK के अंदर, US के अंदर किस तरह पनप रही है। US में एक रेजोल्यूशन पास की गई है, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस RSS के जो इंटरनेशनल विंग्स हैं, उनके ऊपर न सिर्फ पाबंदी के हवाले से बात की गई है, उनके ऊपर ये कहा गया है कि CIA और FBI इस पे इंक्वायरी करे और ये देखे कि इनके फंड्स कहाँ जाते हैं। ये टैक्स हेवन्स जो एंजॉय कर रही होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ये हिंदू एक्सट्रीमिज़म में इन्वॉल्व्ड हैं। और किस तरह से US की मेन बुलेवर्स के ऊपर जो है वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा के बाबा योगी आदित्यनाथ या बाबा बुलडोज़र के नाम से वहाँ पे एक रैली निकाली गई। और उसका क्या मतलब है, इस वक्त अमरीकी माशरे को किस हद तक इससे ख़तरा है और उनको इस हवाले से कितनी पहचान है। इसके बाद हम मूव करेंगे UK के हवाले से। UK में जनाब इस वक्त बड़े बुरे हालात हो गए हैं। उनका एक इलाका है ईस्टर्न लेस्टर के अंदर किस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुत्व गिरोह ने मुसलमानों के ऊपर दौरान नमाज हमला किया है, उनके इलाकों में जय श्री राम के नारे लगाए हैं। और मुसलमान जो हैं इस वक्त उन किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे कि कितने प्लान्ड वे से, कितने कॉन्सनट्रेटेड वे से ये मुसलमानों के इलाकों में जाकर ये उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इसके बाद प्रोग्राम के तीसरे मौजू में हम जाएंगे, हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी फेलियर है। और वो फेलियर ये है कि खालिस्तान का जो रेफरेंडम शुरू हुआ था UK से, वो होता हुआ इटली पहुंचा, इटली से वो होता हुआ स्वीडन पहुंचा, स्वीडन से होता हुआ ये अब कनाडा में जा पहुंचा है। और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि अगले साल 2023 में ये रेफरेंडम हिंदुस्तान का जो मकबूजा इलाका है, जिसे ये मकबूजा पंजाब कहते हैं, कश्मीर के साथ साथ मकबूजा पंजाब के अंदर ये रेफरेंडम कराएंगे और हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि वहाँ का सिख जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इस पर हम बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले गेस्ट से आपका तारुफ करवाते चलें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जिनवा से ऑल द वे अल्ताफ हुसैन वानी साहब ने। आप एक थिंक टैंक रन करते हैं और सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, इस वक्त वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर रहे हैं। अल्ताफ वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं स्काइप के ऊपर जनाब हमारे साथ डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब। आप नामवर तज्जियाकार हैं और इंटरनेशनल उमूर के ऊपर आपकी काफ़ी दस्तरस है। वानी साहब, मैं आपको शामिल करूंगा। सबसे पहले आपसे आगाज कर लेता हूं, ये फरमाइएगा वानी साहब के ये है बदलता जम्मू कश्मीर, जो वो भजन गा के जो इलाका है गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलगाम नागाम का, जहां पे सरकारी स्कूल है, वहां पे मुसलमान बच्चों से भजन गवाए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि ये है बदलता कश्मीर। योर टेक्स आर ऑन इट। देखिए, बुनियादी तौर पर ये बात हम हमेशा करते रहे जब से हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है बैक्ड बाय RSS। इनका एजेंडा क्या है और इसी एजेंडे के तहत उन्होंने दफा 370-35 से खत्म करके जिस तरह से कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की आइडेंटिटी को खत्म करना, वहाँ पर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करना, ये सारी चीजें करने के बाद इनका जो असली मकसद था वो हिंदुत्व को लार्जर कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट करना।
اور اس میں ریلیجس انویژن جو یا سویلائزیشن انویژن جس کو کہتے ہیں وہ ہندوستان کا بنیادی، اور اسی ایجنڈے کے تحت کشمیر کے اندر جہاں جہاں وہ کہتے ہیں ہم نے سنیما ہال جو کھولنے ہیں، اور کشمیر کے سکولوں کے اندر درسگاہوں کے اندر پہلے سے انہوں نے کشمیر کی تمام درسگاہوں سے اور علماء اور اسکالرز کو اریسٹ کیا، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ان کو بند کیا، اور اس کے بعد سرکاری احکامات کے ذریعے جو انہوں نے سکولوں میں اور درسگاہوں میں یہ لازم قرار دیا گیا کہ لوگ وہاں بھجن گائیں گے، لوگ وہاں ہندوستان کا ترانہ گائیں گے، اور جو تاکہ کشمیریوں کو ان کی اپنی ثقافت جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جتنی بھی وہاں پر پہلے سے انہوں نے جو ہماری وہاں پر تعمیرات تھی ان کو نام تبدیل کیے گئے، جگہوں کے نام تبدیل کیے گئے، اور جو بڑی جگہیں تھی کشمیر کے مسلمانوں کے نام جو اسلامی کلچر تھا اس کو تبدیل کیا۔ یہ تبدیلی ہندوستان کی سرکار نے لائی، اور اسی تبدیلی کا وہ گون گا رہے ہیں کہ بدلتا کشمیر، یعنی کشمیر کے اندر وہ ہندوتا کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر دنیا بھر میں اس وقت تشویش ہے۔ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ریسزم کے جو اسپیشل رپورٹر سے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، دوسرے لوگوں سے، ان کو بھی ان چیزوں پر تشویش ہے کہ ہندوستان کس طرح سے اپنے جو ہندوتا ایجنڈا ہے اس کو کشمیر میں امپلیمنٹ کرنا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہم پہلے سے بات کرتے رہے ہندوستان یہاں پر جب لوگوں سے بات کرتے تھے کہ ہندوازم ایکسٹریمزم جو سافرنائزیشن ہو رہی ہے ہندوستان کی، اس سے بڑے خطرات ہیں۔ تو بڑے خطرات ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل عبد المجید دار المدنی، مولانا عبدالرشید داؤدی اور مولانا مشتاق احمد ویری، مولانا سرجن برکاتی، یہ وہ شخصیات ہیں جو قدور شخصیات ہیں جن کا بڑا نام ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کو سر ان پہ پی ایس اے لگا دیا گیا، دستار بندی جو مدارس کے اندر ہوتی تھی وہ بھی اب مشروط کر دی گئی ہے، یعنی محدود کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وقف بورڈ ہے اس کی املاک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب امر ناتھ شرائن بورڈ جو ہے اس کو کنٹرول کرے گا اور وہ آہستہ آہستہ اس پہ قبضہ کر لے گا۔ یہ سارا پلان، یہ اسکیم آف تھنگز کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ معاملات آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے آج کے اہم پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ میں پی ٹی وی کی وساطت سے اور آج کے پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہندوتوا ہے، یہ ہندوستان جس کو جتنی ایگریسولی آگے لے کے جا رہا ہے، مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے ہاتھ سے گیم نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے نکلتی چلی جا رہی ہے کہ جب آپ 1.25 ارب کی آبادی کے ایک ملک کے اندر جہاں پہ 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، وہاں پہ جو ہے نا لاکھوں کی ملینز میں جو ہے نا سکھ ہیں، وہاں پہ ملینز میں کرسچنز ہیں، جب آپ ان کی ساری فریڈمز کو سلب کرتے جائیں گے ون بائی ون کر کے، تو ہندوستان جیسے اتنے بڑے ملک کے لیے میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس پہ دنیا میں اور مختلف یونیورسٹیز پہ اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو ہندوتوا کا ان کی آئیڈیالوجی ہے، کیا یہ اس ریجن کے لیے اور ہندوستان دونوں کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ نہیں بنتا چلا جا رہا؟ تو یہ میں آپ کے اس سے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی مذہبی رہنماؤں کو وہ جو ہندوستان کا ایک بدنام زمانہ پبلک سیفٹی ایکٹ ہے جو 1978 سے چلا آ رہا ہے، جو بھی ان کا منظور نظر شخص نہیں ہوگا اس کے اوپر وہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگا کے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ایلیگیشنز، خواہ وہ ٹیرر فنڈنگ ہو، جیسے یاسین ملک صاحب کو انہوں نے جو ہے نا لائف امپریزنمنٹ دے دی، اور ایک ان کی جو ناکام ترین جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ANI، اس کے کوئی انتہائی بونڈے ثبوتوں کے ساتھ ایک بندے کو آپ لائف امپریزنمنٹ دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو رشید داؤدی صاحب ہیں، مشتاق احمد ویری صاحب ہیں، یہ ریلیجس اسکالرز ہیں۔ این آئی اے کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ مجھے اب کوئکلی پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جناب موو کرنا ہے۔ اب ہندوتوا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہندوتوا نے کس طرح سے مقبوضہ کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی ہے، ذہن سازی بچوں کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم اسے مقبوضہ کشمیر سے نکال کر آپ کو اس علاقے میں لے کے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے، جو دنیا کی سپر پاور ہے۔ وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، اور ریزولوشن کون سی جماعت پاس کرتی ہے؟ وہ جماعت جس کی اس وقت امریکہ کے اندر حکومت ہے، یعنی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں۔ اس ریزولوشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریزولوشن جو ہے ایک ڈومیسٹک، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہندوتوا آؤٹ فٹس ہیں یہ ڈومیسٹک برانچز ہیں
इनकी फॉरेन हेट ग्रुप्स की। अब ये डोमेस्टिक ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ये आपको बताते हैं इस रेजोल्यूशन में जिसका जिक्र किया गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF, इसके साथ विश्व हिंदू परिषद, बदनाम जमाना ये तंजीम है VHP, सेवा इंटरनेशनल के नाम से, और इकाल विद्या फाउंडेशन। इस रेजोल्यूशन में क्या डिमांड किया गया है? इस रेजोल्यूशन में जो उनके लॉ मेकर्स हैं और उनके गवर्नर हैं न्यू जर्सी से, उन्होंने ये डिमांड किया है कि ये FBI और CIA इनकी इंक्वायरी करे, इनको जो है वो कटहरे में लेकर आए, और इसके साथ साथ उन्होंने इस रेजोल्यूशन में ये भी लिखा कि ये जो टैक्स फ्री एंजॉय करते हैं जो डोनेशंस, इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये अमेरिकन के पैसे हैं। आपको एक विजुअल भी दिखाते हैं। US में इस वक्त उनकी बुलेवर्ड्स के ऊपर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं और बिल्डोजर्स के ऊपर जो है योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनाई गई है और उसके ऊपर लिखा है बाबा बुलडोजर के नाम से। ये भी आपको दिखाते हैं जी। मैं आपको इसमें शामिल कर लेता हूं जी डॉक्टर हसन फारूक साहब। ये फरमाइएगा सर, किस कदर तशवीशनाक अमर है कि उनका ये कहना कि ये जो जमातें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये हमारे यानी अमेरिकन माशरे की तमाम जो ब्रांचेस हैं उसमें अपने पंजे गाड़ ही हैं। बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त जो है ना मौजू की तरफ आपने डिबेट को डाइवर्ट किया। और देखिए, ये आज की सिर्फ बात नहीं है, ये जून 2022 में भी जो है ना इल्हान उमर जो है, जो US कांग्रेस की एक खातून है, उन्होंने उस वक्त भी एक रेजोल्यूशन जो है ना US कांग्रेस में पुटअप किया था कि जी हिंदुस्तान, ये जो हिंदुत्व के बेस्ड के ऊपर वहाँ पे जो हेट वो हो रहा है और जो अमेरिकन सोसाइटी है उसके अंदर जो रिलीजियस हार्मनी जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है इस हिंदुत्व फिलॉसफी को प्रमोट करने के साथ। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जी वहाँ पे FBI को और वहाँ पे जो CIA है उनको ये डिमांड किया जा रहा है, एंथोनी ब्लिंकन को ये कहा जा रहा है कि आप उनके जरिए इसको प्रूव करें कि ये यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर किस तरह की डिस्टेबलाइजेशन की जड़ें फैला रहे हैं। और ये मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि ये जो हिंदुत्व है ये ऑनेस्टली ये पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए और इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये एक थ्रेट बनता चला जा रहा है, जिस तेजी के साथ ये एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन, और ये इसका एक और उसको किसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया के साथ। और ये देखें, ये जो लंदन के लेसिस्टर शायर के अंदर जो वो है, कहा यह जाता है कि ये सिर्फ मैच, पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने पे ये इतनी बड़ी वहां पे एक जो है ना वो आप कह सकते हैं कि तखरीबी कार्रवाई होती है कि मस्जिद के अंदर मार्च किया जाता है, वहां पे नारेबाजी की जाती है, वहां पे जो है ना मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज कलिमात कहे जाते हैं, और सलाम है वहां के मुसलमानों को कि वो इतनी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो किसी किस्म की एस्केलेशन से अपने आप को बचा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए जो इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स है उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि इंडिया इज ए लाइक ए सोर्स ऑफ, जिसे कहते हैं ना, ईवल इन द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में ईवल को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो US के अंदर हो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हो, और ये चीज पूरे दूसरे रीजन्स के अंदर भी फैलती चली जाएगी। अल्ताफ हुसैन वानी साहब ऐसे कहते हैं कि आपको कम से कम, हमें इतनी चीज हौसला अफजा सामने आई है कि पहले अमेरिका इस चीज को मानता नहीं था कि हिंदुत्व या सैफरॉन टेररिज्म कहीं एग्जिस्ट करता है, और उस वक्त तक जब तक कि उसके अपने माशरे में इसने सरायत नहीं किया। यानी एक रेजोल्यूशन है 417, रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया गया। उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक किसने किया? वो हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, उन लॉबियस्ट ने किया, और उसके बाद अमेरिकन को पता चला कि ये तो हमारे यहां हर तरफ फैल गए हैं। आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हिंदुत्व खुद अमरीकी माशरे के अंदर कितनी बड़ी अफरीद बनकर सामने आया है, और इसका किस हद तक पता चल जाना खुशाइंद अमर है। देखिए, ये एक मैं कहता हूँ जो एक बड़े अरसे से हम इस बात को दुनिया को समझा रहे थे कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू फैल रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, रीजन के लिए खतरा नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है और इसकी आउटरीच दुनिया के अंदर, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर पहुंच चुके हैं, डायस्पोरा जगह जगह पर है। ये एक ग्लोबल फिनोमिनन होगा कल को, लेकिन यूरोप और अमेरिका शायद इस बात को समझ नहीं रहे थे और इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब आपने देखा कि अमेरिका में जिस तरह से डेमोक्रेट्स ने करारदाद पास की, इससे पहले जैसे डॉक्टर साहब कहते थे कि लास्ट ईयर इल्हान उमर ने भी, और जो US की फॉरेन
रिलेशन स्टैंडिंग कमेटी की उनकी में भी ये बातचीत चलती रही, और अब यूएस की खुद जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो सेफ हेवन्स हैं टैक्स एवेजन के, ये किस तरह से इसको कर रहे हैं फंड इन सारी चीजों को, और किस तरह से उनके माशरे में ये बढ़ती जा रही है। ये एक बड़ी, और अभी आपने देखा जो आप बरतानिया की भी हम बात कर रहे थे, बरतानिया के अंदर जिस तरह से लेस्टर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर हमला किया, और जिस तरह से वहां पर बरतानिया के अंदर जो साबिक बरतानिया की वजीर दाखिला थी वो एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम की रुकन थी, और उसको किस तरह से उन्होंने प्रमोट किया, और फिर उसने इन लोगों के लिए किस तरह से वहां फैसिलिटेशन की। और अब बरतानिया के अंदर भी बरतानिया की हुकूमत को भी और अमेरिका की हुकूमत और पूरी यूरोप में, बिल्कुल ठीक है वानी साहब, हम बरतानिया के हवाले से भी बात करते हैं। यकीनन ये तो हमने अमेरिका के हवाले से रेजोल्यूशन के हवाले से बात की कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त यूएनजीए का इजलास यकीनन वो भी जारी है और वो भी हो रहा है। ऐसे वक्त के अंदर ऐसी रेजोल्यूशन आना किस कदर इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि दुनिया इस वक्त वहाँ मौजूद है, दुनिया के लीडर्स वहाँ मौजूद हैं, ऐसे वक्त में ऐसी रेजोल्यूशन आना ये किस कदर दुनिया के लिए एक चश्मकुशा है कि अमेरिका के अंदर ये कुछ हो रहा है। जी, मैं इस पे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, जब से इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी ने 2014 में हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर संभाली, तो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहा है। 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, फिर उसके बाद वो पहले वजीर आजम थे इंडिया के जो उसमें गए अयोध्या में, जो बाबरी मस्जिद की जगह पे गए और वहां पे उन्होंने भूमि पूजा और वो सारा कुछ किया। फिर उसके बाद काउ स्लॉटर पे, पर्दे पे पाबंदी, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। एक तरफ तो दुनिया फ्रीडम की बात करती है, दूसरी तरफ आप खुद बच्चों को उस चीज पे वो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वक्त राइट नाउ जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है, और जिस तरह के वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई है, और कोई आम सतह पे नहीं, वो उनके जो सेक्रेटरी हैं उस लेवल पे ये डिमांड कर रहे हैं कि इस चीज को प्रोब करें, और जो चीजें हैं उनको आउट ऑफ ऑर्डर ना होने दिया जाए, ना होने दें। बिल्कुल ठीक है, आपका नुक्ता आ गया सर। इसी सिलसिले में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये अमेरिका तक महदूद नहीं है मामला, ये अब यूके को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया है। और यूके में क्या हुआ है, पहले जरा ये शॉर्ट सुनिएगा। ये जो नारे हैं ये सुनिएगा, ये यूपी में नारे नहीं लगाए गए, ये यूके में लगाए गए हैं। ये यूपी से यूके तक का सफर कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। शॉर्ट सुनिएगा। Nobody's doing nothing. All of them masks. The Hindutva are coming out, yeah? And you're trying to act like gangsters? You're trying to act like gangsters. Come on, man. You're not about that life. Don't ever. I'm saying this directly to all the so-called Hindutva wannabe gangsters. Don't ever come out like that again. Do you understand? No. जी जनाब, ये इलाका है लेस्टर का, ये लेस्टर ईस्टर्न का इलाका है और ये यूके का इलाका है। यहाँ पे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, यानी मुसलमान सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, कश्मीरी मुसलमान नहीं है वहाँ पे, बल्कि ख़ुद हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये जो बार बार थ्योरी बेची जाती है कि मैच के ऊपर ये मामला हुआ है, दरअसल ये मैच पे नहीं हुआ। ये और मामलात हैं जहाँ पे मुसलमानों को इंस्टिगेट करने के लिए कुछ लोगों को बाहर से लाया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गार्डियन की स्टोरी है जो कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसमें शामिल करता हूँ। ये फरमाइएगा कि मैच तो सर रोज़ ही होते हैं। अभी जो है वो एशिया कप हुआ, अभी T20 वर्ल्ड कप होगा और बाकी मामलात होंगे। मैच पे तो कभी नहीं हुआ। ये तो कम्युनिटीज बड़े अरसे से आपस में रह रही हैं। ये तो मैच से हटकर मामला नहीं है। ये जो जय श्री राम के नारे हैं, ये तो सर मैच को तो डिनोट नहीं करते। ये जय श्री राम के नारे तो ये यूपी में नहीं लगे, ये तो यूके में लगे। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें बड़ा वाज़ेह मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम तक ये आग फैलती चली जा रही है, तो क्या मतलब इसमें क्या वो हो सकता है कि कल को ये आग पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले ले। पहली बात तो ये है। और अगर इसी ही थ्योरी को बाय किया जाए कि चले ये मैच के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.25 अरब आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान है, क्या उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर इतना वो यानी जैसे कहते हैं ना एब्जॉर्प्शन नहीं है कि वो एक मैच को हारता हुआ मैच बर्दाश्त कर सकें।
अगर वो ये थ्योरी देते हैं तो हम उनको इस पे राय में जवाब दे सकते हैं कि यार अगर आप आज हार गए हो तो आप जीते भी हो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल पैदा करो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बाय डिजाइन इंडिया की जो आरएसएस वो है या जो उनकी जो बीजेपी है वो इस चीज के बीच बड़े अरसे से बोती चली आ रही है, बड़े अरसे से बोझी आ रही है। जिसका बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमें एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है। आप काउंसिल ऑफ खालिस्तान के मेंबर भी हैं और ओबीई हैं। अमरीक सिंह सहुटा साहब ने हमें ज्वाइन किया है यूके से। उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वहां पे क्या मामला चल रहे हैं। अमरीक सिंह सहुटा साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, जो इस वक्त यूके में जारी है, क्या वहां पे रहने वाले बाशिंदे जो हैं वो ये एंटीसिपेट कर रहे थे कि यूके की गलियों में जय श्री राम के नारे बुलंद होंगे और ये कुछ होगा जो कुछ देखने में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ना, एक कुछ एक्सट्रीमिस्ट तौर दे बंदियां ने ते ਜਿਹੜੀਆਂ हिंदुस्तान दी इंटैलीजेंसियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ नहीं आपस में ही लड़ती। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल इस पे आ गया है। अब हम प्रोग्राम के टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। सहुटा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ये खालिस्तान के हवाले से है। खालिस्तान का जो रेफरेंडम का सफ़र शुरू हुआ यूके से, अब होता हुआ ये कनाडा तक पहुंचा। ब्रैम्पटन में जो गुज़श्ता इतवार है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से रेफरेंडम हुआ और रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 लाख से ज़ायद लोग 5 किलोमीटर तवील लंबी कतार बनाए, उन्होंने इंतजार किया और 35 से 50 हजार वो लोग हैं जो रह गए क्योंकि वक्त मुकम्मल हो चुका था। सबसे पहले सुनते हैं उन सिखों के, उन लोगों के जो खालिस्तान चाहते हैं, उनके तासुरात क्या हैं, आपको दिखाते हैं जी। कनाडा ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1947 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ये 1 लाख तकरीबन सिख वोट दे चुका है, अपने घर के लिए दे चुका है, आज़ादी के लिए दे चुका है। इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया अपना कि सानू अपना बखरा खालिस्तान चाहिए। जी, अमरीक सिंह सहुटा साहब, किस कदर आप कामयाबी समझते हैं कि आपके रास्ते में तमाम रोड़े अटकाए जाते रहे, हिंदुस्तान की फाशिस्ट गवर्नमेंट की जानिब से उनकी डिप्लोमेटिक जो काविशें हैं वो सारी नाकाम हो गई हैं? किस कदर आप समझते हैं कि जो खालिस्तान मूवमेंट है इस वक्त जोरों पे चल रही है? जी बिल्कुल, गल ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਸਹੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिखा नूं की सारियां नूं फ्रीडम होनी आ। बिल्कुल ठीक है। अमरीक सहुटा साहब, लास्ट मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या अगले साल
जो आपका एक प्लान है उसके मुताबिक जो मकबूजा पंजाब है हिंदुस्तान ने जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है उसमें आप रेफरेंडम कराने जा रहे हैं जी? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। सही, वो उनको डर है कि अगर कहीं अलाउ कर दिया तो फिर फैसला उनके खिलाफ आ जाना है। बिल्कुल, इस कोई शक नहीं, क्योंकि जिस वेले उन्होंने ये पता आ कि असी सारी उम्र 1947 तो लग के अज तई सिखां दे नाल वादे करते रहे हैं पहला भी, ते ओ वादियां तो ये हिंदुस्तान की सरकार ही मुक रही है, सिख तो नहीं मुक रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अमृत सिंह सहुटा साहब, डॉक्टर फारूक मशवानी साहब, अल्ताफ हुसैन वानी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त तरीके से आपने आज की जो मौज़ूआत हैं उनको कवर किया जी। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।